हेलो गाइज, वेलकम टू लर्नर्स लॉकर। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मींस आर्टिकल 32। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे बहुत सा ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि इम्पोर्टेंट रहता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज के टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। अब देखिए, हमारे संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो उस समय उन लोगों ने बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स जो है वो इंक्लूड किए थे पार्ट 3 के अंदर, और उसे बोला गया फंडामेंटल राइट्स। अब इन लोगों को एक इफेक्टिव मशीनरी की जरूरत थी जो कि इन सेट ऑफ रूल्स को रेगुलेट कर सके या एनफोर्स कर सके। उसके लिए इन लोगों ने ऐड किया आर्टिकल 32। अब इस आर्टिकल 32 की हेडिंग क्या है, देखिए, रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। अब रेमेडीज का मीनिंग क्या है? रेमेडीज का लिटरल मीनिंग होता है आपका मेडिसिन। अब बेसिकली इस आर्टिकल को ट्रीट किया जाता है एज मेडिसिन। किसके लिए? राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मीन्स वो राइट्स जो कि कहाँ पे है हमारे पार्ट 3 में। तो उनके लिए आर्टिकल 32 जो है वो एक रेमेडी है, मींस एक मेडिसिन की तरह काम करता है। अब इस आर्टिकल 32 का क्या रोल है हमारे संविधान में, उसको जानते हैं एक एग्जांपल से। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक बैडमिंटन कोर्ट दिख रहा है जहाँ पे दो प्लेयर्स खेल रहे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये एक गेम है, इसके पर्टिकुलर कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जो आपकी सर्विस है वो होगी कोर्ट टू कोर्ट। देन ड्यूरिंग सर्विस अगर इस पोर्शन में आपकी शटल गिरती है तो वो क्या माना जाता है? फाउल। एंड इस पर्टिकुलर एरिया के बाहर अगर आपकी शटल गिर जाती है तो उसे भी क्या कंसिडर कर दिया जाता है? फाउल। तो कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो यहाँ पे इस गेम के हैं। बट अगर ये रूल्स जो हैं वो वायलेट होते हैं, अगर कोई फाउल करता है तो उसके लिए एक प्रोविजन जो है वो सेपरेटली गिवन होता है दैट अगर XYZ कोई रूल आपका वायलेट हो रहा है तो प्लेयर का पॉइंट कटेगा, या अगर ABC कोई रूल वायलेट हो रहा है तो दोबारा से उसको वो चीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसी एक लिस्ट रहती है। देन अगर ये लिस्ट इस गेम में ना हो तो क्या इस फाउल वर्ड का कुछ रोल रह जाता है? नहीं, इसका कुछ भी रोल वहां पे नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि ये प्लेयर फाउल करेगा एंड उसके बाद होगा क्या? कुछ भी नहीं, ये लोग दोबारा से खेलना शुरू कर देंगे एंड इस गेम को खेलने का जो मजा है वो खत्म हो जाएगा। वैसे ही जो ये लिस्ट यहाँ पे काम कर रही है, यही काम करता है आपका आर्टिकल 32। कहाँ पे? फंडामेंटल राइट्स में, जो कि गिवन है आपके पार्ट 3 में, जिसको कि करंटली हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इज, इस आर्टिकल में गिवन क्या क्या है। तो देखिए, बेसिकली इस आर्टिकल में क्या दिया गया है कि अगर फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 अंडर आर्टिकल 12 टू 35 गिवन है, अगर वो किसी पर्सन के वायलेट होते हैं तो वो क्या क्या कर सकता है। तो ये जो क्या क्या कर सकता है ये कहाँ पे गिवन है? आर्टिकल 32 में। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उनको एक इफेक्टिव मशीनरी की जरूरत थी, किसको? फंडामेंटल राइट्स को रेगुलेट या एनफोर्स करने के लिए। तो इस आर्टिकल को कंसिडर किया जाता है एक इफेक्टिव मशीनरी की तरह भी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। देन एक पर्सन, अब ये जो पर्सन है वो सिटीजन भी हो सकता है एंड फॉरनर भी हो सकता है। अब सिटीजन्स में आपके पास कुछ एक चीजें आ जाती हैं लाइक स्टेट और प्राइवेट पर्सन। फॉरनर वो पर्सन जिसके पास नागरिकता नहीं है बट कुछ सेट ऑफ राइट्स जो है वो इन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है हमारे संविधान में। तो इन सभी के राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो वो करता है हमारा आर्टिकल 32। कैसे करता है वो देखते हैं। देखिए, इन पर्सन्स को जो पावर दी गई है आर्टिकल 32 के अंडर वो क्या है? दैट इज राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। कि अगर इस पर्सन के कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होता है तो इस पर्सन के पास ये पावर आ जाती है आर्टिकल 32 के अंडर दैट ये जो पर्सन है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन जो है वो फाइल कर सकता है। पहली बात। दूसरी, यहाँ पे आपके पास मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, अब इसने रिट पिटीशन फाइल कर दी
कि मेरा XYZ फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हुआ है। एंड अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर्स हैं, तो यही आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो ना केवल ऑर्डर्स, डायरेक्शंस, बल्कि 5 तरह की रिट्स इशू कर सकता है इस पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए। चलिए इसको दोबारा से समझते हैं। इस पर्टिकुलर पर्सन ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की दैट इसका कोई राइट या कोई फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हुआ है। एंड ये आर्टिकल 32 जो है ये आपका सुप्रीम कोर्ट को भी एम्पावर करता है कि वो ना केवल ऑर्डर्स, ना केवल डायरेक्शंस, बल्कि 5 ऐसी रिट्स भी इशू कर सकते हैं जिससे कि इस पर्टिकुलर पर्सन के फंडामेंटल राइट्स जो है वो रिस्टोर हो सके। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। दिस आर्टिकल empowers a person to file a writ petition directly to the Supreme Court of India for the violation of his or her fundamental rights। तो persons के लिए क्या है बेसिकली कि आपके पास राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आ जाता है। और कैसे? एज अ फंडामेंटल राइट। देन दिस आर्टिकल empowers the Supreme Court of India to issue writs। अब रिट्स कितनी है हमारे पास यहाँ पे? 5 तरह की ऐसी रिट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है in order to reinforce or restore the fundamental rights of a person। तो वही चीज हमने यहाँ पे देखी कि 5 तरह की रिट्स इशू करने की जो पावर है वो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को देता है। ऑल्सो इट empowers the Supreme Court to issue directions, writs, orders for the enforcement of any of the fundamental rights। अब ना केवल 5 तरह की रिट्स बल्कि ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इशू कर सकता है। देन अब देखिए ये जो चीजें हो रही हैं ये हो क्यों रही हैं? बेसिकली टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। तो इस रीजन की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसे बोला जाता है डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ये चीज आपको क्लियर होगी है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आर्टिकल 32 जो है उसको संविधान से निकाला नहीं जा सकता, ना ही उसको अमेंड किया जा सकता है। अब हमारी जो पार्लियामेंट है वो टाइम टू टाइम कुछ ऐसे स्टेप्स उठाती रहती है जिससे कि उनको अमेंडमेंट करना जरूरी हो जाता है। वो फंडामेंटल राइट्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी पार्ट हो सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। बट क्या आर्टिकल 32 के साथ ऐसा किया जा सकता है? तो ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने आर्टिकल 32 को बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर किया है। अब बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर कंसिडर कर दिया है तो उसको आप हिला नहीं सकते। मींस उसमें आप अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते और ना ही उसको आप टेक अवे कर सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। ये चीज आपको क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है कि क्या आर्टिकल 32 को सस्पेंड किया जा सकता है? तो बिल्कुल आर्टिकल 32 को सस्पेंड किया जा सकता है। कैसे सस्पेंड करेंगे? तो सिर्फ एक ही जरिया है जिससे कि आर्टिकल 32 जो है वो सस्पेंड हो सकता है। वो क्या है? देखिए इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अब देखिए नेशनल इमरजेंसी जो है वो आपकी आती है आर्टिकल 352 में। अब आर्टिकल 352 को इम्पोज करने की पावर किसके पास है? तो वो है आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। अब ये जो पावर है वो मिलती कहाँ से है? तो वो मिलती है आर्टिकल 359 से। अब इस पावर में होता क्या है बेसिकली कि वो सस्पेंड कर सकते हैं हमारे सभी फंडामेंटल राइट्स। पर क्या सभी होते हैं? नहीं। आर्टिकल 20 एंड 21 हमारे सस्पेंड नहीं होते हैं। अब आर्टिकल 20 क्या था? प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। तो जो जब भी हम ऑफेंस करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन मिलती है वो हमारी सस्पेंड नहीं होती है। एंड राइट टू लाइफ जो है हमारा वो सस्पेंड नहीं होता है। बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे सस्पेंड कर दिए जाते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो इतनी सी बात आपको क्लियर है? अब क्योंकि सभी फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं एक्सेप्ट फॉर दीज टू, आर्टिकल 32 भी जो है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, इसलिए ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ये भी क्या हो जाता है? सस्पेंड। देन अब देखिए आर्टिकल 32 क्या है? बेसिकली एक फंडामेंटल राइट एंड ये प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। तो आर्टिकल 32 जो है ये आपका एप्लीकेबल रहेगा सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए। हमारे संविधान में हमें बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं लाइक राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको कि हमने अपने पिछले लेक्चर में कवर किया था और उसको हमने देखा था कि 1978 से पहले वो क्या था? हमारा एक फंडामेंटल राइट। बट उसके बाद ये बन गया हमारा एक लीगल राइट। कहाँ पे? 300A में, आर्टिकल 300A में। तो अब क्योंकि ये तो एक लीगल राइट बन गया, ये हमारा फंडामेंटल राइट अब नहीं है। पार्ट 3 में राइट टू प्रॉपर्टी अब नहीं है। तो
क्या इस राइट के वायलेशन के लिए आप डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32? तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 जो है वो प्रोटेक्शन देता है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए। जो राइट्स आपको पार्ट 3 के अंडर मिले हैं सिर्फ उनको ही प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 32। एंड जो प्रोटेक्शन आपको गिवन है वो भी क्या है, आपका एक फंडामेंटल राइट। चलिए, ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इज इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहले तो आपको यही चीज पता होनी चाहिए कि आप एक फंडामेंटल राइट आपके बाकी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसकी हेडिंग आपको ऐसी देखने को मिलती है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देन ये जो पर्सन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। एंड इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे संविधान को बनाने में। अब जब ये बना रहे थे इस संविधान को, तब इन्होंने इस आर्टिकल को मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। एंड इन्होंने ये भी कहा था कि अगर ये आर्टिकल हमारे संविधान में ना हो तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या होगा, नल एंड वॉइड, मींस इसका कुछ रोल ही नहीं रह गया। देखिए गाइस, आपको एक रेगुलेटिंग मशीनरी चाहिए होती है। अब आर्टिकल 32 अगर नहीं होगा तो हमारे बाकी फंडामेंटल राइट्स का कोई रोल नहीं रह जाता। इसीलिए यहाँ पे इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बोला गया है हमारे संविधान का, जिसकी वजह से अगर ये हमारे संविधान में ना हो तो हमारा जो संविधान है वो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड। चलिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये तो बात की गई थी जब हमारा संविधान बना, बट उसके बाद पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम बहुत सारी अमेंडमेंट्स की हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत सारे क्रिमिनल लॉज आए हैं, बहुत सारे एक्ट्स आए हैं। इवन दो पार्लियामेंट के पास ये पावर भी आ गई कि वो फर्दर अदर कोर्ट्स को एम्पावर कर सकती है कि वो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के केस में रिट्स, ऑर्डर्स एंड ऑल टाइप ऑफ डायरेक्शंस जो है वो इशू कर सकते हैं। तो क्या आज की डेट में अगर आर्टिकल 32 हमारे संविधान में ना हो तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नल एंड वॉइड होगा? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए, अब BR अम्बेडकर ने ही इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ ये पेपर में आती हैं, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए आगे क्या है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आर्टिकल को बेसिक फीचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन कहा, जिसकी वजह से इसको अमेंड नहीं किया जा सकता या फिर इसको संविधान से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अब क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये प्रोटेक्ट कर रहा है, ये बेसिकली गार्ड कर रहा है आपके अदर फंडामेंटल राइट्स को, इसलिए इस आर्टिकल को कंसिडर किया जाता है क्या, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आर्टिकल 32 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली ये पार्ट 3 ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चीजें आपको अपनी टिप्स पे लर्न कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रोविजंस। तो कुछ एक प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं, वो चीज हम देख लेते हैं। तो पहला जाता है राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट वे फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे क्या है, आपको एक राइट मिलता है, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमने अपनी पिछली स्लाइड्स में देखा भी था। बट इसमें क्या है कि क्या रिट्स इशू करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है? तो सुप्रीम कोर्ट को तो पावर मिलती है आर्टिकल 32 से, बट यहाँ पे आपके पास हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं, ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं या डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो वो आता है आपका आर्टिकल 226 के अंडर। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये दो ही कोर्ट हैं जो कि रिट्स इशू करने की पावर रखते हैं? तो ऐसा भी नहीं है। अब यहाँ पे रोल आ जाता है किसका, पार्लियामेंट का। अब पार्लियामेंट जो है वो एम्पावर कर सकती है किसी भी कोर्ट को कि वो इशू कर सकते हैं डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और ऑल काइंड्स ऑफ रिट्स। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है जो कि एग्जामिनर आपके साथ ट्रिक प्ले करेगा। वो क्या कि इनमें से कौन सा कोर्ट है जिसको कि पार्लियामेंट एम्पावर कर सकती है कि वो रिट्स इशू करें? अब उसमें आपके पास ऑप्शंस में रहेंगे क्या, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये पार्लियामेंट तो एम्पावर कर रही है सभी कोर्ट्स को, तो इसका जो ऑप्शन रहना चाहिए वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है आपके, उनके पास ऑलरेडी ये पावर है, कहाँ से, आर्टिकल 32 से। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 के जरिए सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है, तो इसमें पार्लियामेंट का तो कोई रोल रह नहीं गया।
देन हाई कोर्ट्स के पास ये पावर आती है आर्टिकल 226 से, इसमें भी पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं आ रहा। अब सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को छोड़ के बाकी कोई भी कोर्ट होगा, उनको ये जो पावर है वो पार्लियामेंट दे सकती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। देन नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड, मीन्स इट क्या, आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 32 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक ही केस हमने देखा है जिसके थ्रू आर्टिकल 32 आपका सस्पेंड होता है, वो क्या है, नेशनल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी जो है वो आपका आर्टिकल 352 के अंडर आता है। एंड नेशनल इमरजेंसी लगाता कौन है, सिर्फ एक ही इंसान के पास पावर है, ये कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन अब ये जो पावर है वो ड्राइव कैसे होती है, आर्टिकल 359 से। एंड नेशनल इमरजेंसी लगती क्यों है, एक्सटर्नल और इंटरनल एग्रेशन की वजह से। देन अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर देते हैं, तो आपका आर्टिकल 32 जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। ये चीज आपको समझ आ गई। देन नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जिसके पास की पावर है कि वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो दे सकता है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो कौन सी टाइप की ऐसी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो पास करता है सुप्रीम कोर्ट, तो वो आपको पता होना चाहिए, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओरिजिनल एंड वाइड ज्यूरिसडिक्शन देता है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन का आपको पता होना चाहिए कि 3 टाइप की ऐसी ज्यूरिसडिक्शन होती है। कौन कौन सी, एपिलिएंट ज्यूरिसडिक्शन, जिसमें कि पर्सन को अपील करना पड़ता है। दूसरी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जिसमें कि पर्सन को अपील नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तीसरी टाइप की ज्यूरिसडिक्शन है वाइड ज्यूरिसडिक्शन। अब वाइड ज्यूरिसडिक्शन में क्या है कि जो ज्यूरिसडिक्शन है आपकी वो लिमिटेड नहीं होगी, कहां तक, ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस इशू करने तक। वाइड ज्यूरिसडिक्शन में आप रिट्स भी इशू कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपको ओरिजिनल एंड वाइड ज्यूरिसडिक्शन प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर किसी इंसान का राइट टू एजुकेशन वायलेट होता है तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली रिट पिटीशन फाइल करेगा सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसा नहीं होता। एक हायरार्की है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। ये बेसिकली आर्टिकल 32 जो है वो आपका क्या है, फंडामेंटल राइट। ये आपका सबसे पावरफुल वेपन है जो कि आपको लास्ट में बचा के रखना पड़ता है। आप यूज करना चाहते हैं पहली बार में ही तो आप कर सकते हैं, बट मोस्ट पावरफुल वेपन लास्ट के लिए बचा के रखते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि पहले आपको उस फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ एक्ट्स जो है वो पार्लियामेंट ने यहाँ पे बनाए होंगे, पहले आपको वहां पे जाके अपील करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपका काम नहीं हो रहा है, देन आपको मूव करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेयर पे, दैट इज अदर कोर्ट्स, जिनको की एम्पावर किया होगा पार्लियामेंट ने कि वो ऑर्डर्स, डायरेक्शंस या रिट्स इशू कर सकते हैं आपके फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे। तो अगर यहाँ पे भी आपका काम नहीं हो रहा है, देन आप मूव करोगे कहाँ पे, हाई कोर्ट्स पे। एंड हाई कोर्ट को पावर मिलती है 226 से। एंड अगर हाई कोर्ट में भी आपका जो है वो काम नहीं हो रहा है, देन आप फर्दर फिर मूव कर सकते हो कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को जो है वो पावर मिलती है 32 से। अब ये आपका फंडामेंटल राइट आ जाता है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अपनी ज्यूरिसडिक्शन देनी ही पड़ती है, क्योंकि ये क्या है, आपका एक फंडामेंटल राइट। ये चीज आपको समझ आ गई। दूसरा, अब आप बोलोगे सर रिट्स तो हाई कोर्ट भी इशू करता है एंड रिट्स तो सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर रहा है, एंड इनकी ज्यूरिसडिक्शन में डिफरेंस क्या आ गया फिर। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेना है। मान लीजिए एक पर्सन है, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के पर्सन के राइट टू एजुकेशन जो है वो वायलेट हुआ। अब आपके अकॉर्डिंग ये जो इंसान है ये मूव कर सकता है हाई कोर्ट में। मान लीजिए ये पर्सन जो है वो हिमाचल प्रदेश का है एंड ये मूव करके कहाँ पे, पंजाब के हाई कोर्ट में। एंड वहां पे जाके इसने अपील किया तो इसकी क्या है, अपील को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्यों रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो पंजाब का हाई कोर्ट है इसका एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन जो है वो आ जाते हैं आपके 2 स्टेट्स। कौन कौन से, पंजाब एंड हरियाणा। अब ये क्यों, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा का एक कॉमन हाई कोर्ट है, कहाँ पे, चंडीगढ़ में। कहाँ पे, चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है वो पंजाब एंड हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट है। तो इनका जो एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है वो क्या है, पंजाब एंड हरियाणा। तो बेसिकली इस इंसान को अपील करनी पड़ेगी कहाँ पे, हिमाचल हाई कोर्ट में, जो कि कहाँ पे आपका, शिमला में। अगर यहाँ पे इसके फंडामेंटल राइट्स जो है रिस्टोर नहीं होते हैं तो ये मूव कर सकता है फर्दर आगे सुप्रीम कोर्ट में। एंड सुप्रीम कोर्ट को जो है वो इस पे एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 32 जो है वो आपका क्या है, फंडामेंटल राइट।
तो ये थी कुछ चीजें। अब यहाँ पे हमने बहुत बार नाम सुना है रिट्स का। तो रिट्स क्या होती है, कितनी तरह की रिट्स हैं? 5 तरह की रिट्स हैं। तो ये 5 तरह की रिट्स जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 32 के अंडर, वो मैंने सभी यहाँ पे आपको कवर करवा दी हैं। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। अगर कोई चीज बच जाती है, कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे छूट जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं। हम फर्दर अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में उस चीज को कवर कर सकते हैं। एंड गाइज, अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है लेक्चर रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली उस चीज को हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम डेफिनेटली उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड गाइज, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।